एक कोडर्स रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ये मैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर इसको पूरी तरीके से बिल्ड करने वाला हूँ। सो बेसिकली सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज़ करके हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग समझेंगे। बट आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ। मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो पहले समझते हैं डीपी है क्या और इसकी नीड क्यों है। ठीक, डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहाँ पे लगाना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये बेसिकली वीडियो ना बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। अब वो जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होंगे, ये जो हमारी वीडियोस है टोटल, ये जा रहा है आपका 6 पार्ट्स के अंदर, 5 पार्ट्स के अंदर जा रहा है आपका। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आज के पार्ट के अंदर कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, उसके कुछ रूल्स हैं। तो मेरे पास ना कुछ रूल्स पहले से सेटअप है कि ना कोई भी क्वेश्चन पिक करता हूँ तो उसको स्क्रैच से कैसे सोचें। अभी स्क्रैच का मतलब क्या है कि अब कोई नई नई प्रॉब्लम आती है तो मैं डायरेक्टली ना उसका बेटर सोल्यूशन नहीं सोच सकता हूँ, इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं सोच पाऊंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई तो एक थॉट प्रोसेस तैयार करना होगा ना, कहीं से तो स्टार्ट करना होगा। तो वो सोचने का तरीका ये सीखेंगे। मतलब इस सीरीज के अंदर हम ये सोचने का तरीका सीखेंगे, उसके मैंने कुछ स्टेप्स बना रखे हैं। उस सोचने के तरीके को मैंने कुछ कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है। अगर हम उन पार्ट्स को फॉलो करते हैं, उसी ऑर्डर में फॉलो करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से अप्रोच भी कर पाओगे और सॉल्व भी कर पाओगे। तो आज के पार्ट के अंदर हम बस ये जानेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, उसके रूल्स क्या है। फिर इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, फिर टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या हैं, फिर कितने टाइप्स की डीपी होती है। मतलब बेसिकली डीपी को ना किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं कि कट टाइप डीपी है या डीपी विद विट मास है, डीपी ऑन ट्री है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो तो डिटेल में उसी वीडियो में जानेंगे। चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है। ठीक है, देखो, तो मैं अपनी स्क्रीन दिखा देता हूँ आपको। चलिए देखो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले डायनेमिक प्रोग्राम लगाते कहाँ पर है, ये हम लगाते हैं रिकर्जन के अंदर, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल से समझाना काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि मुझे कोई एक डिश बनानी है, जैसे शाही पनीर बनाना है मुझे। अब मैं, ये डिश मुझे नहीं पता कैसे बनाई जाती है और मेरे पास कोई सोर्स भी नहीं है, कोई यूट्यूब नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई किताब नहीं है जिसके थ्रू मैं देख पाऊँ, या कोई पर्सन नहीं है, मम्मी नहीं है साथ में जिससे मैं पूछ सकूँ ये कैसे बनाई जाती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो एक पर्सन जिसको कुछ भी नहीं पता वो क्या करेगा, ब्रूट फोर्स तरीका लगाएगा। वो सारे मसाले डालना स्टार्ट करेगा। वो बोलेगा भाई पहले पनीर पकड़ो एंड पनीर के अंदर धनिया पाउडर डाल देते हैं। फिर वो बोलेगा चलो धनिया पाउडर डाल दिया, इसके अंदर गरम मसाला भी डाल दो। फिर अदरक भी डाल देते हैं साथ में, कुछ भी और डाल देगा। ऐसे करके बहुत सारे मसाले मिक्स करता रहेगा। बोला अच्छा ये तरीका काम नहीं आ रहा, इसमें से शायद किसी तरीके से जो डिश है ना अच्छी ना बने। वो दूसरा तरीका लगाएगा। वो बोलेगा ठीक है यार, ये तो तरीका तो काम नहीं आया। ऐसा करते हैं कि पहले पनीर डालते हैं, उसको ढंग से ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। मे बी ये तरीका काम कर जाए, मुझे नहीं पता। फ्राई करेगा, फिर उसके ऊपर दूसरे दूसरे मसालों से एक्सपेरिमेंट करेगा और फर्दर और उसके अंदर चीज़ें ऐड करेगा। फ्राई करने के बाद बोलता है कि यार इसके अंदर नमक ना थोड़ा कम डालना चाहिए, या ये इस वाले स्टेट में बोलता है कि नमक थोड़ा ज़्यादा डाल दो। यहाँ पे ऐसा करता है नमक के साथ जो लाल मिर्च होती है वो भी डाल दो। ऐसे करे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेगा सेम, और दूसरे तरीके लगाएगा। इनमें से शायद कोई एक तरीका चल जाए। ठीक, शायद कोई तरीका चल जाए। तो ऐसे उसने डिफरेंट डिफरेंट तरीके उसने एक्सप्लोर करे, उनमें से कोई एक तरीका चला। वो जो तरीका है ना, उस तरीके तक पहुंचने के लिए उसने बहुत सारा एफर्ट लगाया। बट जो बाकी के तरीके थे वो तो मेरे लिए बेकार थे ना। तो उन तरीकों को क्या मुझे दोबारा एक्सप्लोर करना चाहिए, दोबारा मतलब कि डे 2 पे या आज से 1 महीने बाद वो जब दोबारा शाही पनीर बनाने जाएगा तो क्या वो दोबारा से यही तरीके इस्तेमाल करेगा फिर से? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। उसको पता है कि इस वाले पाथ से आंसर नहीं आता है। वो ये जानता है कि ये वाला पाथ ही उसके लिए सही है, ये वाला पाथ उसके लिए बेकार है, सिर्फ ये वाला पाथ सही है। तो अगली बार जब पनीर बनाने के लिए जाए ना, तो उसके पास कोई होना चाहिए जो बता दे कि यार नमक इतना डालेगा ना तो इसमें टेस्ट खराब हो जाएगा, या इसके अंदर अगर तूने लाल मिर्ची डाल दी तो टेस्ट खराब हो सकता है, ये यूज मत कर। या अदरक डाल के स्टार्ट करेगा तो खराब हो जाएगा। अगर तू उसको फ्राई करके बनाता है, थोड़ा सा डीप फ्राई ना करके हल्का सा फ्राई करके और मसाले हल्के हल्के रखेगा तो शायद अच्छा बन जाए। तो कोई उसको बताने वाला, गाइड करने वाला पर्सन हो। तो जितना टाइम उसने फर्स्ट टाइम शाही पनीर के एक परफेक्ट डिश को ढूंढने के लिए, मतलब परफेक्ट रेसिपी को ढूंढने के लिए टाइम लगाया था, उसे कम टाइम के अंदर वो बना लेगा। तो उसको ये चीजें कहीं पे स्टोर करनी पड़ेगी। वो स्टोर करने के लिए क्या कर सकता है, अगर मैं या आप होते तो मैं क्या करता। भाई मैं तो एक कॉपी लेता, कॉपी में लिखना स्टार्ट कर देता कि मैंने ना ऐसे ऐसे करा,
और रिजल्ट नहीं आया, फिर मैंने ये स्टेप फॉलो करे, रिजल्ट नहीं आया, फिर मैंने ये स्टेप फॉलो करे, रिजल्ट नहीं आया, अच्छा ये स्टेप फॉलो करने पे रिजल्ट आ गया, मैं कॉपी पे लिख लेता, फिर वो कॉपी मैं किसी को देता है, मैं जब या फिर खुद पढ़ता, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं दोबारा उसी डिश को बनाने के लिए जाता तो मैं देखता, अरे ये स्टेप फॉलो करने पे तो ये डिश खराब बनती है, या ये स्टेप फॉलो करने पे तो बहुत ही ज्यादा खराब बन जाती है, या इस स्टेप फॉलो करने पे सब्जी मीठी बन जाती है। तो मैं चीजें याद रखता और नेक्स्ट टाइम वो अटेम्प्ट ही नहीं करता। तो ये एक तरीके की डीपी हो गई। या फिर दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसा समझ सकते हो, सपोज करो कोई पर्सन मुंबई में रहता है और वो दिल्ली आया, ठीक है। सो दिल्ली आता है और एयरपोर्ट पे उतरता है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे उतरा, एंड यहाँ पे जैसे उतरता है, अब वो कहता है कि भाई मुझे यहाँ से जाना है, लेट से पीतमपुरा जाना है उसे, ठीक, पीतमपुरा उसको जाना था। अब वो आई यहाँ पर एयरपोर्ट पे है, अब यहाँ से पीतमपुरा जाने के लिए उसके पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अब वो बिल्कुल नया है इस शहर के अंदर, उसे कुछ भी नहीं पता। तो वो क्या कर सकता है, वो बोल सकता है कि किसी से पूछेगा, बोले भाई टैक्सी कर लेगा, या फिर ऑटो करेगा, या बसेस से ले सकता है। अब बस के बहुत सारे रूट होते हैं, उसने पहले बस पकड़ी, ठीक है, कोई जैसे ब्लू कलर की बस चलती है यहाँ पर, वो उसने ब्लू कलर की बस पकड़ ली, जैसे नंबर है उसका 1201, ऐसी कोई बस पकड़ ली उसने। फिर बस से वो कहीं पे उतरा, उसके टर्मिनल पे उतरता है, एंड वहां से दूसरी बस पकड़ लेता है। उसके और भी ऑप्शन होंगे, यहाँ पे उसने रेड वाली बस पकड़ ली, यहाँ पे फिर उसने येलो वाली बस पकड़ ली कोई, फिर यहाँ पे दोबारा उसने रेड वाली बस पकड़ ली, जिसका नंबर था 203, यहाँ पे 501, यहाँ पे 801, ऐसे करके उसने दूसरे दूसरे नंबरों की बस पकड़ी। अब ये सारे रास्ते उसको पीतमपुरा पहुंचाते नहीं पहुंचाते पता नहीं, बट इस तरीके से उसने सारे रास्ते, सारे पॉसिबल रास्ते एक्सप्लोर कर लिए, सारे पॉसिबल रास्ते उसने एक्सप्लोर करे। मे बी शायद कोई ये रास्ता था जो उसको पीतमपुरा पहुंचाता था, शायद ये वाला रास्ता, बट उसने बहुत सारे रास्ते एक्सप्लोर करे। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, वो बस से स्टार्ट ना करके मेट्रो से स्टार्ट करता। सो यहाँ पे एक एयरपोर्ट लाइन है, वो उस वाली मेट्रो में चढ़ता, एंड यहाँ से लेट्स से उसके बाद दो ऑप्शन थे कि भाई वो द्वारका उतर जाए, या फिर रेलवे स्टेशन उतर जाए, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन उतर जाएगा, ठीक है। अब द्वारका न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन होता था, अब द्वारका पे उतरता है, वहां पे उसका फर्दर बहुत सारे ऑप्शन थे कि उसके पास था कि वो नोएडा के लिए एक मेट्रो पकड़ ले, या फिर वो वॉयलेट लाइन की मेट्रो पकड़ ले, या फिर यहाँ पे वो ग्रीन लाइन, वैसे ग्रीन लाइन है नहीं यहाँ पर, बट चलो ब्लू लाइन की मेट्रो पकड़ ले, मान लेते हैं ऐसे ब्लू लाइन चल रहे हैं यहाँ पर, तो उसने ब्लू लाइन की मेट्रो पकड़ ली, या फिर येलो लाइन की मेट्रो पकड़ ली, या फिर रेड लाइन की मेट्रो पकड़ ली, या फिर कोई दूसरी सेम। यहाँ पे उसने उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन थे, अब इनमें से कोई एक ऑप्शन ही तो चलेगा, इनमें से कोई एक ऑप्शन ही चलने वाला है, क्योंकि जरूरी नहीं कि ब्लू लाइन मेट्रो पकड़ने पे पीतमपुरा पहुंच जाएगा, या फिर ब्लू लाइन से उसने फिर दोबारा इंटरचेंज करके शायद पीतमपुरा पहुंच गया वो, ऐसे करके और भी ऑप्शन थे। इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा था, ये मैटर करेगा अब की बार, ठीक। तो ऐसे करके उसने बहुत सारे तरीके एक्सप्लोर करे। तीसरा तरीका हो सकता था कि वो ऑटो का यूज कर ले, चौथा तरीका हो सकता था कि वो कैब सर्विस ले ले, राइट। ये कैब सर्विस उसको डायरेक्ट पीतमपुरा पहुंचा देती, ऑटो भी उसको डायरेक्ट पीतमपुरा पहुंचा देता, ये उसके पास ऑप्शन थे। बट जब वो दोबारा दिल्ली आता है तो इस बार वो ना गलत रास्ते एक्सप्लोर नहीं करना पसंद करेगा, वो चाहेगा कि उसको पता हो कि उसको किस तरीके से पीतमपुरा जाना है। इसके लिए जब वो पहली बार आया था वो उन रास्तों को याद रखेगा कि यार ब्लू लाइन की 1201 बस लेने पे ना हम गलत जगह पहुंच जाते हैं, या फिर अगर मैं मेट्रो से जाता हूँ तो मुझे पहले न्यू दिल्ली जाना चाहिए, या फिर मुझे पहले द्वारका जाना चाहिए, द्वारका से मुझे कीर्ति नगर जाना चाहिए, एंड देन मैं पीतमपुरा पहुंच सकता हूँ, राइट। इस तरीके से उसे चेंज करना चाहिए, तो उसको चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो जो याद रख रहा है ना, इसी चीज को याद रखने के प्रोसेस को जब हम कोड की लैंग्वेज में बोलते हैं तो उसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब ये याद रखने वाली चीज, ये एक्सप्लोर करने वाली चीज क्या है, ये है रिकर्जन, इसको कहते हैं ब्रूट फोर्स। कि आप ना ब्रूट फोर्स तरीके से डिफरेंट डिफरेंट अटेम्प्ट लगा रहे हो, उन ब्रूट फोर्स के अंदर कुछ अटेम्प्ट गलत जा रहे हैं, कुछ अटेम्प्ट सही जा रहे हैं। जो अटेम्प्ट आपका सही है ना, जो अटेम्प्ट गलत है उसको तो याद रखो कि ये अटेम्प्ट तो पक्का ही गलत है, यहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। ये अटेम्प्ट मुझे सही रास्ते पे ले जाता है, इन अटेम्प्ट को याद रखो। और इस तरीके से अगर आप अटेम्प्ट को याद रखोगे तो गलत अटेम्प्ट आप करोगे ही नहीं। तो अगर आपने गलत अटेम्प्ट करा ही नहीं तो यहाँ पे जो आप टाइम वेस्ट करने वाले थे वो टाइम बच गया आपका, यहाँ जो मैं टाइम वेस्ट करने वाला था वो टाइम बच गया मेरा। तो मैं गलत अटेम्प्ट करने से बच गया, तो उसमें मेरा टाइम बचेगा, तो मैं जो प्रोसेसिंग है वो मैं फास्ट कर पाऊंगा, इसी को कहते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक, अब कोड में किस तरीके से होता है ये तो हम आगे की वीडियोस में जानेंगे, आगे जैसे फिबोनाची सीरीज आएगा तो वहां पे हम जानेंगे
किस तरीके से एक रिकर्सिव प्रॉब्लम को डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर कन्वर्ट करा जाता है। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेनली दो टाइप्स की होती है। दो टाइप की कौन सी? एक होता है हमारा टेबुलेशन, एक होता है हमारा मेमोराइजेशन। अब ये जानते हैं कि इन रूल्स को जानते हैं, चलो रूल्स को जानते हैं। पहले बता दूं कि अगर मैं डीपी की बात कर रहा हूँ, सो डीपी हो जाते हैं दो टाइप के। नंबर वन इज मेमोराइजेशन, इसको मेमो भी कहते हैं, और एक होता है हमारा टेबुलेशन। ठीक है, मेमोराइजेशन और टेबुलेशन दो टाइप की डीपी। मेमोराइजेशन टेबुलेशन में फर्क क्या होता है? कुछ खास फर्क नहीं होता। बेसिकली मेमोराइजेशन का एक स्वरूप है, टेबुलेशन बस एक तरीका है लिखने का। ये थोड़ा आइटरेटिव मेथड हो जाता है, ये रिकर्सिव मेथड हो जाता है। ठीक है, तो डिटेल में कैसे जानेंगे, जब आगे हम देखते जाएंगे एग्जाम्पल के साथ इसको डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए बस आपको इतना समझना है, डीपी के दो मेन तरीके होते हैं, एक होता है मेमोराइजेशन, एक होता है हमारा टेबुलेशन। मेमोराइजेशन रिकर्सिव सॉल्यूशन के ऊपर लगाया जाता है, टेबुलेशन क्या होता है, उसी रिकर्सिव सॉल्यूशन को आइटरेटिव में कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, अब रूल्स क्या है, किन रूल्स को मुझे फॉलो करना है ये जानते हैं। चलिए मैं रूल्स लिखवा देता हूं। तो कुछ रूल्स हमने पहले ही लिख रखे हैं, तो रूल्स मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और एक एक करके इसे डिस्कस करते हैं इधर। तो हमारे पास कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। ये रूल्स हम ना एग्जाम्पल के साथ जब समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से वर्क करता है ये। ठीक है, तो नंबर वन, ये फेथ क्या है पहले ये जानते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे फेथ की बात करूं, सो रूल्स कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहली बात करते हैं फेथ की। तो जब कोई हम रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखते हैं, अगर आप रिकर्जन से वाकिफ हो तो आपको पता होगा कि जब भी हम रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखते हैं ना, सबसे पहली अप्रोच क्या होती है, उसमें फेथ सोचना, फेथ जरूरी होता है। तो पहले आपको फेथ सोचना है, वो आपको एक मैथमेटिकल रिलेशन देगा। बेसिकली हर एक फेथ आपको एक तरीके का मैथमेटिकल रिलेशन निकाल के देता है। तो फेथ सोचो सबसे पहला काम, या फिर उस मैथमेटिकल रिलेशन को समझो जो आपने फेथ सोचा है। अब वो फेथ सही है या गलत पता कैसे लगेगा? वो पता लगेगा रिकर्सिव ट्री बनाकर। तो मुझे उसका रिकर्सिव ट्री लिखना पड़ेगा या फिर रिकर्सिव कोड लिखना पड़ेगा। जब मैं उसका रिकर्सिव कोड लिखता हूँ तो उस रिकर्सिव कोड को वेरीफाई करने के लिए मैं रिकर्सिव ट्री बनाता हूँ, या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहले रिकर्सिव ट्री बनाते हैं फिर रिकर्सिव ट्री के बेसिस पर रिकर्सिव कोड लिखते हैं। तो ये काम करना है मुझे। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा मेरा, जब मैं रिकर्सिव कोड लिख लूंगा तो उसको करेंगे मेमोराइजेशन में कन्वर्ट। इसको करने के लिए बस दो लाइनें ऐड करनी होती है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फोर्थ स्टेप होगा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इसको करने के लिए जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसको, उससे हम कुछ आउटपुट जनरेट करेंगे, बेसिकली टेस्ट केस सोचेंगे। तो यहाँ पे ना हम टेस्ट केस सोचना स्टार्ट करते हैं। सो नॉट हेयर एग्जैक्टली, ऑब्जर्वेशन के अंदर हम पहले कुछ टेस्ट केस सोचते हैं, उस टेस्ट केसेस के ऊपर अपने कोड को रन करते हैं और उसके आउटपुट को ऑब्जर्व करते हैं कि वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे हम पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं, एक पैटर्न ढूंढते हैं। उस पैटर्न के बेसिस पर मैं कुछ लूप के ऑर्डर लिखता हूँ और उस मेमोराइजेशन को कन्वर्ट करता हूँ मैं टेबुलेशन के अंदर, इस पैटर्न के बेसिस पर। एंड फर्दर इसको करते हैं ऑप्टिमाइज। जैसे कि कुछ सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके की, ऑप्टिमाइजेशन मेनली दो तरीके की होती है। या तो आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज कर लो, या तो आप उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज कर लो। अब ये ऑप्टिमाइजेशन आप तभी कर पाओगे जब आपको पता रहेगा कि रिकर्सिव ट्री कितनी कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, उसका टेबुलेशन कितनी कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, तभी तो मैं उसको स्पेस या टाइम के रिस्पेक्ट में ऑप्टिमाइज कर पाऊंगा। तो ये 6 रूल्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आपको 6 रूल्स हमेशा याद रहें। इस 6 रूल्स के अंदर इसको बेटर समझते हैं। ऑब्जर्वेशन के अंदर हमें करना क्या है, हमको बेसिकली पैटर्न पकड़ना है लूप का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लूप का पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ऑप्टिमाइजेशन दो टाइप की होती है, स्पेस और टाइम के रिस्पेक्ट में। इन दोनों के रिस्पेक्ट में हमेशा ऑप्टिमाइजेशन की जाएगी। तो ये 6 के 6 रूल्स इसी ऑर्डर में फॉलो करेंगे।
तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है ना मेरे पास, उन सभी क्वेश्चनों के अंदर मैं ये 6 रूल्स बहुत ढंग से फॉलो करने वाला हूँ। इन केस अगर मैं कहीं पे कोई रूल भूल जाऊँ, तो आपको करना क्या होगा, आपको बस कमेंट के अंदर लिखना है कि सर आपने ये रूल भूल गए, या फिर आप ये रूल स्किप करके आगे चले गए, वो वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर दूंगा मैं। बट ऐसा होगा नहीं। अगर हो जाता है तो मुझे कमेंट के अंदर पक्का बताइएगा। तो फेथ, फिर उसके बाद रिकर्सिव ट्री, रिकर्सिव कोड को हम कन्वर्ट करेंगे मेमोराइजेशन के अंदर, ऑब्जर्वेशन, फिर मेमोराइजेशन से टेबुलेशन एंड देन ऑप्टिमाइजेशन। इन रूल्स को हमेशा फॉलो करेंगे और इसी ऑर्डर में करेंगे। ये आपको एक सोचने का तरीका भी बताएगा और डीपी को बहुत ईजी बना देगा। जितनी डिफिकल्ट लगती है ना उतनी लगेगी नहीं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, सीधा ऑप्टिमाइजेशन पे चले जाते हैं, वो टेबुलेशन सोचते ही नहीं है, या फिर डायरेक्ट टेबुलेशन पे चले जाते हैं बिना रिकर्सिव कोड को सोचे हुए। तो गलत हो जाता है। अब रिकर्सिव कोड के अंदर भी वो डायरेक्ट रिकर्सिव कोड लिखने लग जाएंगे, ये नहीं करना होता। पहले फेथ तो सोचो कि आप फेथ क्या रख रहे हो, उसी के हिसाब से रिकर्सिव कोड लिखोगे। ये स्टेप कर सकते हो फॉलो, बट इसके अंदर ना फिर हिट एंड ट्रायल मेथड लगता है। इससे बचने के लिए रिकर्सिव ट्री बनाते हैं। तो क्या होता है, जो मैंने सोचा है मैं उसका प्रूफ दे पाता हूँ कि हाँ मैं सही सोच रहा हूँ। जब मैं इसको कोड में कन्वर्ट करूंगा तो एक सही तरीके से कोड में कन्वर्ट कर पाऊंगा, एक ऑप्टिमल वे में कन्वर्ट कर पाऊंगा। इसलिए रिकर्सिव ट्री बनाना उसका जरूरी होता है। तो ये है मेरे कुछ रूल्स। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया कि डीपी क्या होती है, बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है। वो एक ब्रूट फोर्स तरीके में गलत रास्तों को याद रखना है और सही रास्तों को याद रखना है, ताकि जब मैं दोबारा उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं तो मैं गलत रास्तों पे ना जाऊं। ठीक, और सिर्फ सही रास्तों को फॉलो करता रहूं। इसी चीज को डीपी कहते हैं और ये इसके कुछ रूल्स थे। डीपी की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कहाँ करते हैं, अब ये एक सवाल है, ये एक मुद्दा है कि जो डीपी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं स्टोर कहाँ करूँ। कुछ लोग इसको हैश मैप में कर सकते हैं, कुछ एक 1D के एरे में कर सकते हैं, कुछ 2D एरे में कर सकते हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो ऐसा कुछ प्रिसाइज रूल नहीं है कि आप इसको 1D में ही करो या 2D में करोगे या 3D में ही करोगे, 3 डायमेंशन के एरे में करोगे। बेसिकली आप इसको हैश मैप में भी कर सकते हो, लिंक लिस्ट में भी कर सकते हो, प्रायोरिटी क्यू में भी कर सकते हो। बस फर्क इतना होता है कि रिट्रीवल मेरा फास्ट होना चाहिए। तो यूजुअली वो एक एरे बहुत फास्ट रिट्रीवल दे पाता है। यही रीजन है कि डीपी की बहुत सारी प्रॉब्लम के अंदर हम 1D या 2D या 3D एरे यूज करते हैं, और इसी के अंदर हमारे डीपी के सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ऑलमोस्ट। बट एक ये हमेशा सही नहीं है, कभी बार हैश मैप भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। कई बार ऐसा होगा कि आपको ट्री मैप भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो वो जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तो एग्जाम्पल के साथ इसको बेहतर समझ पाएंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इस वीडियो को लाइक पक्का करना, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, ताकि उन्हें पता लगे कि डीपी की सीरीज स्टार्ट करी है। और डीपी की सारी वीडियोस मैं खुद बनाने वाला हूँ। क्या क्या इन्वॉल्व होने वाले हैं वो आपको पार्ट 2 में नजर आएगा। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि ये टॉप अप्रोच क्या होती है, डाउन अप्रोच क्या होती है, इसको जानेंगे। फिर देखते हैं आगे अगले पार्ट्स के अंदर। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।